हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक यूनिट 3 है या 4 है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यूनिट 3 या 4 है, अपने हिसाब से देख लेना सिलेबस में, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स पढ़नी है हमें, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल किसकी बात हो रही है, मेमोरी की। मेमोरी में भी दोनों टाइप की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हाउ टू मैनेज, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। अब देखो, जब भी हम कुछ अलोकेट करते हैं, रिलीज करते हैं, रीअरेंज करते हैं मेमोरी में इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मेमोरी that is accessible or to create more memory is known as memory management. For example, आपके पास जो मेमोरी है उस मेमोरी में डेटा का, ठीक है, वेरिएबल्स का अलोकेशन आप किस तरीके से करवा रहे हैं, वो रिलीज किस तरीके से कर रहे हैं मेमोरी को आफ्टर यूज, रीअरेंज कैसे कर रहे हैं हम मेमोरी को। तो इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कि मेमोरी की जो एक्सेस से हम जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए, दीज ऑल आर कम्स अंडर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ टू अलोकेट, रिलीज, अरेंज, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। एवरी मेमोरी लोकेशन इज मेंशन्ड, इट सी इफ इट इज ऑक्यूपाइड और फ्री। जब भी हम हर एक मेमोरी के लोकेशन को हम मॉनिटर करते हैं, ये देखते हैं कि वो फ्री है या ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो तभी तो पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी स्पेस फ्री है, तो उसको किस तरीके से हमें ऑक्यूपाइड करना है, किस तरीके उसको बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना है। तो अब ये जब मैं बात कर रही हूँ इन सारी चीज़ों की, कि मेमोरी को टाइमली मॉनिटर करना, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना, उसको फ्री करवाना, उसको अलोकेट करवाना, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर आएगा। पर इसको करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम, और सेम टास्क को मल्टीपल प्रोसेसेस से हम कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड से हम कर सकते हैं। बट उस समय पे जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तब जो मेथड अप्रोप्रिएट है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनमें 4 मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है। मतलब मेमोरी को जो मैनेज करना है उसमें यही सारे काम करने हैं, लेकिन वो 4 डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सी टेक्निक सुटेबल बेटर है। तो 4 मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी हैं, नेम आप याद रख लो फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले होता है हमारा पेजिंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेगमेंटेशन, थर्ड है मेरा स्वैपिंग, ठीक है, and last one is compaction. Compaction is also very very important topic, ठीक है। तो ये चारों की चारों मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, इनकी हेल्प से हम मेमोरी को मैनेज करते हैं। अब आते हैं इसके आगे, तो इनमें भी हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो इन चारों टेक्निक्स में भी इनिशियली हम जो यूज करते हैं वो है स्वैपिंग, और ये बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है बिकॉज ये हमें एफिशिएंट यूज़ जो होता है सिस्टम रिसोर्सेज का वो प्रोवाइड कराती है। तो आज की डेट में अगर आप बात करें कि 4 में से भी कौन सी बेस्ट, तो उन 4 में सबसे बेस्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है स्वैपिंग है। वो क्यों है, उसका जो रीज़न है वो क्या है, एफिशिएंट जो यूज़ है वो करवा के देता है रिसोर्सेज का, सिस्टम रिसोर्सेज का। दैट्स वाई स्वैपिंग इज द बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया स्वैपिंग ही बेस्ट क्यों है, पेजिंग क्यों नहीं है बेस्ट, पेजिंग भी तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, यस डेफिनेटली है, बट स्वैपिंग इज बेस्ट टेक्निक जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। आप देखो फटाफट से हम देखते हैं। अब मेमोरी भी जो होती है ना, जब भी हम मेमोरी में कोई किसी डेटा को या वेरिएबल को, एड्रेस को अलोकेट करते हैं, तो मेमोरी में भी ना एलोकेशन 2 टाइप का होता है। ये वर्ड्स आपने पहले मल्टीपल टाइम सुने। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में, क्या होता है, जैसे कि हमने C++ में पढ़ा है अरे,
अब अरे तो याद है आपको, कंटिन्यूअस अगर भूल भी गए होगे तो अरे में स्टोरेज किस तरीके से होता है, अरे में किस तरीके से हम ब्लॉक्स बनाते थे, ऐसे ब्लॉक्स बनाते थे, और हम क्या बोलते थे अरे को, कि अरे इज अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी अलोकेशन करवाता है, ठीक है, जो कि 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4 ठीक है। तो अरे किसका एग्जाम्पल था, कंटिग्यूअस का। कैसे करते थे, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, इसमें हम असाइन करते हैं कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द प्रोसेस। देखो यहाँ पे सारे जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूअस मैनर में है, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग सेव करवानी, फॉर एग्जांपल मुझे शिप्रा को इंस्टॉल कराना है, तो मैं डायरेक्ट, ठीक है, ये कंटिन्यूअस ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखी है, यहाँ पे जो भी एलोकेशन हम करेंगे, जो भी असाइनिंग होगी वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस मैनर में होगी। और ये क्या है, ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये किस चीज के ब्लॉक्स हैं, दीज ऑल आर मेमोरी ब्लॉक्स। डन। आगे आओ, नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो डिवाइड तो होता है ब्लॉक्स में, लेकिन वो कैसे साइज के होते हैं, फिक्स साइज के भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब साइज फिक्स भी हो सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता है। एंड लोडेड एट डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस है ना, हो सकता है कि एक मेमोरी ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरी ब्लॉक है जो 101 है, वो फ्री है, वहां पे एक वेरिएबल चला गया, लेकिन अब इसका दूसरा जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, वो दूसरे कहीं पोर्शन पे जाके स्टोर हो रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दैट मीन्स प्रोग्राम ब्लॉक्स आर नॉट स्टोर्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। जैसे अगर आप ये देखो कि ये 0 और 1 वाला जो ब्लॉक है वो एक दूसरे के एडजेसेंट, इसलिए ये कॉन्टिग्यूअस है। यहाँ पे 101 अलग है ब्लॉक, और जो ये H मैंने यहाँ इंस्टॉल कराया ये कैसा है, ये एडजेसेंट ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉन कंटिग्यूअस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एडजेसेंट वर्ड को याद रखना, अगर एडजेसेंट है तो कंटिग्यूअस है, एडजेसेंट नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन कंटिग्यूअस। अब देखो, जब भी मेमोरी से मैं एलोकेट कर रही हूँ तो उसके में क्या होता है, लिंकिंग होती है। तो जब लिंकिंग होती है किसकी, प्रोसेसेस की, डेटा की, तो लिंकिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। जैसे कि हमने, आपको याद होगा सी में मैंने आपको बताया था कि डेटा बाइंडिंग होती है, तो डेटा बाइंडिंग में मैंने आपको दो तरीके की पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी मैंने स्टैटिक और एक डायनेमिक। उसी तरीके से लिंकिंग होती है, तो लिंकिंग भी एक तरीके से स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है। अब क्विक फटाफट से स्टैटिक और डायनेमिक देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। लिंकिंग का मतलब समझ गए ना, लिंक करना प्रोसेसेस को। देखो, स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, स्टैटिक लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कोड ऑफ प्रोग्राम और लाइब्रेरी इनटू अ प्रोग्राम सो दैट इट इज लिंक्ड एट ए कंपाइल टाइम। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कोड ऑफ प्रोग्राम है, जो आपका लाइन ऑफ कोड है वो, और इसकी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इस प्रोग्राम में जो भी आपने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, तो उनको लिंकिंग जो होती है वो किस टाइम पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इनकी लिंकिंग होगी कंपाइल टाइम पे। स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम का कोड है और जो उस कोड प्रोग्राम में आपने लाइब्रेरी यूज की है उनको कंपाइल टाइम पे लिंक करा जाता है, जिसे बोलते हैं स्टैटिक लिंकिंग। एडवांटेज क्या है, क्यों करते हैं, एडवांटेज है इट जनरली लीड्स टू फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप, क्योंकि ये प्रोग्राम का फास्टर स्टार्ट करते हैं टाइम, सिंस द लाइब्रेरी कोड इज कॉपीड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसमें क्या होता है, फटाफट से जो लाइब्रेरी कोड होता है, जो हमें आपको ये दिख रहा है, जो लाइब्रेरी कोड होता है वो फटाफट से कॉपी हो जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इजियर टू डिबग है, इनके प्रोग्राम को डिबग करना इजी होता है, क्योंकि सिंस ऑल सिंबल्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, क्योंकि जो भी इश्यूज रहेंगे वो कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके होंगे, तो इनको डिबग करना आसान होता है, पहली दूसरा एडवांटेज। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो हमने देख लिए क्या है, कि एक तो फास्टर है और दूसरा कंपाइल टाइम पे ही सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो डिबगिंग में टाइम कम लगता है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आप बोल सकते हो वो ये है कि इट कैन मेक प्रोग्राम्स हार्डर टू अपडेट। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं अपडेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द कोड इज गिवन, लाइब्रेरी इज कॉपीड इनटू ईच प्रोग्राम, मतलब लाइब्रेरी में जो कोड लिखा है, समझ रहे हो आप, जो लाइब्रेरी कोड है वो कॉपी होता है यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के अंदर। तो
तो सोच रहे प्रोग्राम का क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के साथ साथ मेमोरी में वो स्पेस ज़्यादा लेगा, उसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी कोड की मैं बात कर रही हूँ वो हर प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करे जा रहे हैं, हर प्रोग्राम में, जिसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मोर कंप्यूटेशन कॉस्ट एज एग्जीक्यूटेबल फाइल साइज विल बी बिग। वही चीज़ मैंने बोली, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होगी उसका साइज कैसा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेम कोड को बार बार हर प्रोग्राम में कॉपी कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ कोड ज़्यादा होगी, हार्ड डिस्क का यूज ज़्यादा होगा, मेमोरी का यूज ज़्यादा होगा, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं दे रहे, लाइब्रेरी को ही जो कोड है उसको हम कॉपी कर रहे हैं हर प्रोग्राम में। सो दिस इज सम ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिक लिंकिंग। अब हम थोड़ा सा डायनामिक के बारे में देखते हैं कि डायनामिक में क्या प्लस पॉइंट था। तो डायनामिक लिंकिंग आपको पता है, जैसे कि वहाँ पे सब कुछ किस टाइम पे हो रहा था, कंपाइल टाइम पे। यहाँ पे मैं बात करूँगी, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी डन एट रन टाइम, क्योंकि डायनामिक मतलब रन टाइम, ठीक है। और स्टैटिक हमने जो पढ़ा, स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम की बात कर रहे हैं वो, ओके। अब आ जाओ, डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है, जो लाइब्रेरीज होती हैं इज नॉट कॉपीड इनटू द प्रोग्राम कोड, जो वहां हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि लाइब्रेरी है आपकी, ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जो कोड है वो कॉपी नहीं होता, पहली चीज ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे क्या हम देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी कोड है इसका हम क्या देंगे, रेफरेंस, रेफरेंस देंगे, जिससे क्या होता है जहां पे वो, और रेफरेंस भी किसका देंगे, जहां वो लाइब्रेरी कोड एग्जिस्ट करता है, जो जहां पे भी लोकेट होगा हम उसका कोड उसको दे देंगे, ठीक है। व्हेन द प्रोग्राम इज रन इट विल बी लोड एट द लाइब्रेरी फ्रॉम दैट लोकेशन। जब ये प्रोग्राम आपका रन होने लग जाएगा तो क्या होगा, जो मैंने लोकेशन दी है उस लाइब्रेरी की, तो उस लोकेशन से उस लाइब्रेरी को वो एक्सेस कर लेगा, अपने प्रोग्राम में लोड कर लेगा रन टाइम पे ही, और उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये फायदा है। इससे एडवांटेज क्या हुआ है ऐसा करने से, कोड कॉपी ना करने से, सिर्फ रेफरेंस देने से क्या फायदा हुआ, ये रेफरेंस, तो फायदा ही हुआ, सेव हुआ मेमोरी स्पेस, जो अननेसेसरी डिस्क स्पेस यूज कर रहे थे वो रिड्यूस हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो गई जो वहाँ ज़्यादा हो रही थी, और शेयर्ड फाइल का यूज़ कर दिया हमने। जो लाइब्रेरी फाइल है वो शेयर्ड बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसका पूरा का पूरा कोड नहीं उठा रहे हैं। बट डिसएडवांटेज भी है इसका कुछ। तो ड्रॉबैक इसका सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो पेज फॉल्ट ऑकर होते हैं, जो जब हम शेयर करते हैं, शेयर कोड जब हम करते हैं तो वो फाउंड नहीं हो पाता, और प्रोग्राम लोड मॉड्यूल्स इन द मेमोरी, जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम का जो मॉड्यूल होता है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इसका ड्रॉबैक भी है। अब आ जाते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। उसके बाद जब भी हम मेमोरी मैनेज करते हैं, जब भी कोई डेटा प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो हम अगर लिंक कर रहे हैं उसको, प्रोसेसेस को, तो स्टैटिक और डायनेमिक हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली कब अकर होता है, जब बहुत सारे जो फ्री ब्लॉक हैं वो बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। सेटिस्फाई एनी रिक्वेस्ट परफेक्टली, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, मेमोरीज को हम कर देते हैं ब्लॉक्स में डिवाइड। तो कई बार क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, तो वो हमारी किसी रिक्वेस्ट को परफेक्टली कर सकते हैं सेटिस्फाइड, लेकिन वो बीच बीच में ब्लॉक्स रह जाते हैं, जैसे ये ब्लॉक रह गया और ये सारे ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंटेड है हमारे ब्लॉक्स। अब फ्रेगमेंटेशन की जब मैं बात करूं तो एग्जाम में यही पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ गए ना, जो ब्लॉक्स हैं वो फ्रेगमेंटेड रह गए, ठीक है, वो यूज नहीं हुए हैं। तो फ्रेगमेंटेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले मैं आपको एक्सटर्नल बता देती हूँ। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस इन द मेमोरी दैट इज नॉट बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस दैट नीड टू बी अलोकेट बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन कंटिन्यूअस बे। मान लो मुझे अपना डेटा कंटिन्यूअस बे में स्टोर कराना है, लेकिन क्या है, हम मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसका साइज बिग है, ठीक है, और जो फ्री वाला स्पेस है वो मेरी उस रिक्वायरमेंट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया। जैसे शिप्रा को मुझे कंटिन्यूअस मैनर में सेव कराना है, अब बीच में कहीं एक छोटा सा ब्लॉक रह गया, अब वो यूज नहीं हुआ, लेकिन अब वो दूसरी प्रोसेस के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो कैसा हो गया, वो फ्रेगमेंटेड ब्लॉक हो गया।
एज द रिजल्ट फाइल में हैव टू बी स्प्लिट इनटू सेवरल पीसेस। अगर मुझे इसको यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उस ब्लॉक को यूज कर रही हूँ तो मेरे को जो मेरी फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर एक पार्ट जो होगा डिस्क पे वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। एग्जाम्पल से समझो कैसा है। व्हेन द प्रोसेस इज 5 KB, एक प्रोसेस P1 है जिसका साइज है 5 KB, ठीक है, एंड द फ्री स्पेस इज अवेलेबल 2 KB। अब 2 KB और 2 KB के दो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब 5 KB मुझे एक साथ कंटिन्यूअस मैनर में चाहिए, लेकिन ब्लॉक्स मेरे को कैसे अवेलेबिलिटी मिल रही है, 2 KB का एक मिल रहा है, 2 KB का एक मिल रहा है, 1 KB का एक मिल रहा है, 5 तो मिल रहे हैं लेकिन मुझे कंटिन्यूअस मैनर में नहीं मिल रहे हैं। तो इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेड वो मतलब मुझे अपनी प्रोसेस को पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। जो 5 KB है उसको मुझे 3 डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नाउ कम फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर होता है जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो ऑकर होता है जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलोकेट करता है मोर मेमोरी देन अ प्रोसेस नीड। वो अलोकेट कर देता है एक्स्ट्रा मेमोरी जितनी उस प्रोसेस को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दिस हैपन बिकॉज ब्लॉक्स कम द इन फिक्स साइज एंड अ फाइल में नॉट फिट प्रॉपर्ली इन द वन ब्लॉक। जिससे एक फाइल क्या होता है उस ब्लॉक में फिट ही नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होता है, तो पार्ट ऑफ जो फाइल होगा, पार्ट ऑफ द फाइल इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट ब्लॉक। जिससे क्या होगा, वो नेक्स्ट ब्लॉक में ही स्टोर होगा क्योंकि उसमें तो वो फिट हो नहीं पा रहा है। तो इसका कॉज क्या है, लीडिंग टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये कारण बनेगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। जैसे एक्सटर्नल में क्या हुआ था वैसे इंटरनल में हुआ। अब एग्जांपल से समझो, फॉर एग्जांपल मुझे 2 KB रिक्वायरमेंट है। मेरी एक प्रोसेस है P1 जिसको 2 KB स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एंड द अवेलेबल स्पेस इज 6 KB, और मेरे को जो अवेलेबल जो मेमोरी ब्लॉक्स मैंने बनाए थे वो सारे ऑक्यूपाइड हैं। मुझे एक ब्लॉक जो मिल रहा है ना वो मिल रहा है मुझे 6 KB का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी की थी, सिर्फ 2 KB की। अब क्योंकि कोई और ब्लॉक अवेलेबल नहीं है इस साइज का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को 6 KB वाले ब्लॉक में डालना पड़ेगा। अब उसमें भी क्या होगा, 2 KB तो मैंने यूज कर लिया। अब जो ये रिमेनिंग 4 KB बचा इसी ब्लॉक का पार्ट जो कोई और भी यूज नहीं कर पा रहा है, तो ये कहलाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल में क्या हो रहा था, मैंने पीसेस कर दिए थे। इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक्स तो ऑक्यूपाइड कर लिया मैंने, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 2 KB यूज कर रही हूँ, 4 KB मेरा वेस्ट है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इस लेक्चर का अगर मैं फटाफट समराइज करूं तो हमने इसमें मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक देखी, सारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के नाम देखे। अब हम वन बाय वन उनको डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्वैपिंग इज द बेस्ट, उसके बाद मैंने आपको लिंकिंग बताई, स्टैटिक और डायनेमिक, उसके बाद मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बताई, क्योंकि लिंकिंग के दौरान फ्रेगमेंटेशन ऑकर होता ही होता है। अब किसी सिचुएशन में वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर होता है, किसमें एक्सटर्नल होता है। अब जो फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो गया, समझ रहे हैं आप, इसको हैंडल करने के तरीके होते हैं पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो एक तरीके का जो फ्रेगमेंटेशन है वो पेजिंग हैंडल करती है, और दूसरे तरीके का जो फ्रेगमेंटेशन है उसे सेगमेंटेशन हैंडल करता है। और ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ाऊंगी। तो आप मिलते हैं पेजिंग वाले लेक्चर में और देखते हैं कौन सा फ्रेगमेंटेशन पेजिंग हैंडल करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।